नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव, आपका अपना शो जिंदगी की हकीकत में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं अपनी बात स्टार्ट करने से पहले आपके समक्ष दो लाइनें प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा इश्क तू, मेरी जान तू, मेरा इश्क तू, मेरी शान तू, जिस्म उतारूं ओढ़ लूं मैं, जिस्म उतारूं ओढ़ लूं मैं, मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारा देश है उसकी रक्षा करते हुए हमेशा तत्पर रहते हैं। दोस्तों, तो आइए मैं आपको ले चलता हूं उनके पास। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, आप हमारे जो दर्शक हैं उनको अपने बारे में बताएं ताकि वो भी आपसे कुछ सीखें। अनिल जी नमस्कार, और मैं अपने दर्शकों को भी नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं 30 साल आर्मी में सर्विस की है और मुझे जैसा संगत होती वैसा रंगत हुआ, मुझे वहाँ बड़ा अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैं अपने जो है सैनिक भाइयों को, अपने फौजी भाइयों को नमन करना चाहता हूँ। उनके लिए मैं छोटा सा कलाकार भी हूँ। 2 लाइनें लिखी हैं कि वो तो मैं गाकर सुनाता हूँ। कि रक्षा जो कर रहे हैं देश की रात दिन सुबह और शाम, प्रणाम ऐसे वीरों को मेरा प्रणाम, सलाम सलाम ऐसे योद्धाओं को मेरा सलाम। तो मेरा देश के सभी वीरों को मेरा दिल से नमन है, दिल से प्रणाम है। तो साथियों, हम अम्बाला में ही पैदा हुए हैं। हमारे बुजुर्ग कभी अम्बाला में आए थे। जब से अम्बाला ये बना तो तब से अम्बाला में हम रह रहे हैं। फौजियों के साथ ये अम्बाला एक कैंट है। फौजियों को हमने देखा, छोटे छोटे हुआ करते थे तो जब फौजी गाड़ी जाया करती थी हम सबको जय हिंद किया करते थे। तो हमें भी अच्छा लगता था और हमारी तमन्ना थी कि मैं भी फौज में जाऊँ। तो मगर सेहत इतनी अच्छी नहीं थी कि फ़ौज में हमें एज ए जवान भर्ती कर हो सके। तो पढ़ाई लिखाई की, चलो कुछ ना कुछ तो बनेंगे। तो मैं पहले सिविल स्कूल यहाँ हुआ करता था, उससे मैंने मैट्रिक की, फिर मैंने एसडी कॉलेज से ये की और फिर उसके बाद मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज कराया। तो कॉल आया करते थे, कहीं एम्प्लॉयमेंट, थोड़ी बहुत बेरोजगारी भी थी। तो 1987 के अंदर 86 के अंदर जो है एक कॉल लेटर आया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से। तो हमें इंडियो कम्बाटेंट एक यूनिट के अंदर फौजी कलर की कमी थी, तो काम चलाने के लिए इंडियो कम्बाटेंट हमें सिविलियन को भर्ती कर लेते। हमें वहाँ 3 महीने या 6 महीने के लिए वहाँ रख लिया। सबसे पहले हमें वहाँ बुलाया, एक रिटन टेस्ट हुआ। रिटन टेस्ट के बाद टाइपिंग टेस्ट हुआ, उसमें भी मैं अच्छे नंबर से पास हुआ, रिटन टेस्ट में भी अच्छा हुआ। फिर इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू पर हमारे सीओ साहब बोलने लगे, हाँ भाई आप इस प्रेजेंटली क्या करते हो? तो सब यहाँ एक सर्कस लगी थी, बॉम्बे सर्कस। मैं उसमें अनाउंसर किया कर, पहले मैं अनाउंसमेंट का काम किया करता था, तो मैं उसमें अनाउंसमेंट कर रहा था। मैंने बताया कि मैं इस सर्कस में अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। तो कहने लगे, वो कुछ क्या करते हो? मैंने कहा कि मैं थोड़ा बहुत म्यूज़िक भी करता हूँ, थोड़ा मैं ड्रामा डायरेक्टर वगैरह भी रहा हूँ। मैंने अपने बारे में उन्हें बताया तो बड़े खुश हुए। उन्होंने मुझसे जो गीत गात भी सुना। तो कहने लगे, यार आप तो मल्टी कलाकार हो, तो अगर हम आपको रख लें, हमें थोड़ी खुशी हुई, तो आप हमारी यूनिट का मनोरंजन करोगे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे रख लिया। उसके बाद भी फिर मैं वहाँ 6 महीने से ज़्यादा उसी यूनिट में मैं रहा। जब हमारे सीओ साहब गए तो उन्होंने मुझे बुलाया, उनकी पार्टी थी, कि भाई आप ऐसा करो, सीओ साहब जा रहे हैं, हम सब ने मिलकर उनके लिए वेलफेयर पार्टी देनी है, वो फेयरवेल पार्टी देनी है। तो मैंने कहा ठीक है सर। मुझसे जो बन पाया, मैंने एक वहाँ कव्वाली भी गाई, एक छोटा बहुत नाटक भी अपने फौजी भाइयों के साथ मिलकर किया। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो सीओ साहब गए। कुछ दिन बाद मेरी भी वहाँ से पोस्टिंग होगी। फिर मैं दिल्ली चला गया। 9 साल मैं दिल्ली में रहा। उसके बाद मैं अमित चंडीपुर दफ्तर में पोस्टिंग हुई मेरी। मैं 21 साल यहाँ रहा। मैंने टोटल मिलाकर मैं 30 साल देश की सेवा की। इसी बीच एक हादसा हुआ। हम फायर फाइटिंग कर रहे थे, तो मेरी उंगली, मैं जब फौजी ट्रक से छलांग लगाई तो मेरी उंगली एक वेल्डिंग के उसमें फंस गई।
तो बिल्कुल ऐसी खाल उतर गई थी। तो यहाँ पहले सिविल अस्पताल में दिखाया, उन्होंने मुझे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। वहाँ पर उन्होंने मेरा इलाज किया, मगर ये उंगली बचा नहीं पाए, बिल्कुल उंगली काटनी पड़ी। तो जब ये उंगली मेरी कटी, थोड़ा मुझे दुख भी हुआ, मगर जब मैंने देखा कि यार मैं तो कुछ भी नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरे दो सैनिक भाई हैं, फौजी भाई हैं, वो कितना कितना दुख उठाते हैं। कुछ लोग तो शहीद हो जाते हैं, कईयों के हाथ पैर कट जाते हैं। तो मुझे कोई ज़्यादा इसमें दुख नहीं, क्योंकि मैं फौजी भाइयों के साथ रहता था, योद्धाओं के साथ रहता था, मुझे कोई खास दुख नहीं हुआ। मैंने इसको उस मालिक का हुक्म समझ के स्वीकार किया। तो ये मेरी जीवन गाथा थी। अब मैं आराम से अपने 30 साल की नौकरी करने के बाद 2017 में रिटायर हुआ हूँ। अब मैं रिटायरमेंट ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। सर जैसे आप जब नौकरी कर रहे थे तो उस दौरान जैसे क्या होता है कि आप कलर करेंगे तो और भी फौजी आते होंगे जो यंग भर्ती हुए होंगे, तो उनमें से कोई हदास या किसी की ऐसी स्टोरी हो जो हमारे दर्शक को आप बता सकते हैं? हाँ, एक मेरा असिस्टेंट था सिपाही, मुश्किल से उसकी 21 या 22 साल नौकरी होगी। उसने 3 साल मेरे साथ काम किया। मैं भी काम किया था, मेरे साथ वो असिस्टेंट किया करता था, वो सोनेस वगैरह टाइपिंग टूपिंग किया करता था, क्योंकि हम तो पुराने थे ना, तो हमें तो टाइपिंग आती थी। जब से कंप्यूटर चले, हमें कंप्यूटर नहीं आया, कंप्यूटर में हमारी वो हेल्प करते थे। तो हम मुझे एक फौजी था, यादव नया लड़का था, उसको दे दिया। 3 साल उसने मेरे साथ काम किया। उन फौजी भाइयों को 3 साल बाद जाना पड़ता है। फिर वो जो था उसकी जम्मू कश्मीर में भर्ती हुई, उसकी पोस्टिंग हो गई। एक दिन वो कुछ उदास सा था, महसूस कर रहा था कि भाई, मैं बोला यादव क्या बात, आप उदास हैं? कि अंकल जी मैं सोच रहा हूँ मेरी जो है पोस्टिंग जम्मू कश्मीर आ गई, मुझे थोड़ा सा महसूस हो रहा है। मैं क्या डर रहा? कहता नहीं, डर तो नहीं रहा हूँ। मैं बेटा, वो जी का काम है मरना मारना लड़ना, और एक लीडर हो के वीरता की तरह। मैं कहा यार, जिसकी आनी है ना वो घर भी आ जाएगी। अब लोग रोज़ कोई शराब पीकर मर रहा है, कोई जो है एक्सीडेंट से मर रहा है। आप एक फौजी हैं, हम सब एक फौज में सर्विस कर रहे हैं, हमें कभी नहीं करना चाहिए अपने देश के लिए। अगर प्राण भी त्यागने पड़े तो कोई ऐसी बात नहीं, हमें जो है बड़ी वीरता के साथ अपनी नौकरी करनी है। यार हाँ, ये तो बहुत ही बिल्कुल ठीक है। उसमें अगर थोड़ी सी मायूसी थी तो मेरे इस बातचीत से उसको बड़ा बल मिला और बड़ा खुश हुआ। कहता हाँ बाबू जी, आप एक बुजुर्ग होने के नाते, आपने मुझे सीनियर होने के नाते अच्छी शिक्षा दी। अब मैं बहुत और मेरे में हौसला बढ़ गया और ताकत आ गया, तो बड़ी खुशी पोस्टिंग। सर इस दौरान जैसे आप किसी लड़ाई पे गए हो? कोई नहीं, हमारा जो काम था मैं ऑर्डिनेंस में था। हमारा काम था अगर लड़ाई होती थी तो पीछे से हम जो है जैसे गोला बारूद और जो भी यूज़ होने वाली चीज़ें, राशन या वगैरह जो भी कुछ था, हमारा काम है वहाँ पहुँचाना। हम यहीं से बैठ के फौज की पीछे से सर्विस किया करते थे, फौज पीछे से सारा माल उन्हें पहुँचाया करते थे। मैं जो कारगिल की लड़ाई में भी था मैं, तो हम पीछे से ही जो है फौज को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दिया करते थे। अगर ऐसी बात होती थी तो हम एडवांस में उनको सामान पहुँचाया करें, ताकि हमारे सैनिक पूरे हथियारों के साथ, पूरे दल बल के साथ लड़ सकें, कोई कमी नहीं महसूस होगी। हमारा तो यही काम है। तो सर जैसे फौज में सभी को प्रशिक्षण, मतलब जो बंदूक चलाने का प्रशिक्षण सभी को देते हैं या सिपाहियों को? मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो आप जैसे आप कह रहे कलर हैं, कल को आगे से अचानक कोई हमला कर दे तो अगर आपको बंदूक उठाना पड़े तो नहीं, ऐसा कुछ? ऐसा है फौज के अंदर हमारी उसमें ऑर्डिनेंस में 2 तरह के होते हैं, एक सैनिक एक असैनिक। अच्छा। हम असैनिक थे। जो सैनिक होता है उसको 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर उसे वो बेसिक जो ट्रेनिंग होती है उसमें 9 महीने हर फौजी को, चाहे वो किसी भी उसका हो, उसको सिखाते हैं। सबसे पहले वो जो है एक सिपाही है, फिर उसका ट्रेड होता है। जैसे ट्रेड क्या है, जैसे वो क्लर्क है, मैकेनिक है, सफाई वाला है, कुक है, या जो भी कुछ है उसका वो है, वो टेक्निकल है, वो अलग है। पहले उसका रैंक, फिर उसका ट्रेड। तो हमारा जो सिर्फ हम जो थे सैनिक थे, उनके साथ उनके हेल्प करने के लिए, तो हमारा काम था, मैं एक क्लर्क था, सिर्फ एक क्लर्क ही मेरा काम था क्लरिकल करना। बाकी फौज में जैसे फायर फाइटिंग है या किसी भी तरह की जो हम उनकी हेल्प कर सकते थे, हम करते हैं। सर आजकल अभी पिछले न्यूज़ आई है, जैसे चीन, हमारे जो जवान थे, सैनिक है, उनसे
लड़ाई भी हुई है, कुछ हमारे सैनिक मारे गए हैं। ये इसका मेन आपको क्या लगता है कि आप, क्योंकि हमारे क्या है जो सिविलियंस हैं, आम आदमी है, वो तो सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू वो देखता है, लेकिन हकीकत उसको नहीं पता है। तो इसके बारे में आप अगर कुछ बताएं हमारे जो दर्शक हैं। ऐसा है कि हमारी फौज बिल्कुल सक्षम है हर चीज़। 1962 में तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, वो हमने लड़ाई देखी है और सुनी है। उस वक्त हमारे पास कुछ हथियार नहीं थे, यानी हमारी फौज बिल्कुल जो बहुत कमी थी हमारी फौज में। मगर अब ऐसा नहीं है, हमारी फौज बिल्कुल सक्षम है। अगर हमारे 20 बंदे मरे हैं तो हमारी फौज में 43 बंदे उनके मारे हैं। उन जो हमारे बंदे शहीद हुए हैं उनको मेरा नमन है। दुख तो है क्योंकि वो भी किसी के माँ के बच्चे हैं, हमारे सब भाई थे। दुख तो मुझे है, मगर एक खुशी है कि उन्होंने 20 बंदों ने उनके 44 बंदे मारे, 44 बंदे मारे, हमें डायरेक्ट बदला ले लिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे वीर मरते मरते भी अपनी जो है बदला लेकर मरे। और हमारे सिविलियन भाई हैं उन्हें किसी तरह से डरने की उम्मीद वो नहीं है। हमारे जो राजनीति मेंबर हैं, जो हमारे मंत्री हैं, वो भी सक्षम हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारी फौज को बल्ले बल्ले है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, डरने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं। हमें अपनी फौज पर पूरा विश्वास है, पूरा गर्व है। हमारी फौज हमारी शान। सर, जो हमारे युवा हैं उनको कुछ प्रेरणा मिले, ऐसे कुछ शब्द कहें। मैं आज के सभी युवाओं को से एक एडवाइस दूंगा कि भाई फौज में सब कुछ है, इज्जत है, वीरता है, डिसिप्लिन है, पैसा है, फ्यूचर है। जहाँ तक जो सबसे बड़ी बात को एक शौक होता है, जो कलाकार है वो या तो जैसे किसी म्यूजिक पार्टी में जाएगा, और पहलवान है वो अखाड़े में जाएगा। तो जो वीर तरह के जिनमें वीरता है, जिनमें कूट कूट भरी गई ऐसे योद्धा है, तो मैं उनसे सबसे ये प्रार्थना करूँगा कि वो फौज को ज्वाइन करें और देश की रक्षा करें। इसमें पैसा भी है, हाँ जी, किसी चीज़ की कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात है गांव में और सब में इज्जत है। मैंने एक साथी मेरा दोस्त था, उससे वैसे पूछ लिया मैंने, वर्ग क्योंकि हम तो, मैं यार इतना पैसा आप यहाँ कमा रहे हो, आपकी इतनी 20 किलो जगह बताते हैं आप, इतना तो आप जो है वहाँ कमा लोगे। कहने लगा बाबूजी सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर जो फौज में एक नाम है, एक इज़्ज़त है। जब हम गांव में जाते हैं तो हमारी बड़ी एक प्यार मिलता है, एक इज़्ज़त मिलती है हमें कि भाई फौजी आ रहा, बड़ा वो होता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ डिसिप्लिन है। सुबह उठने का समय है, रात को सोने का समय है, सारा दिन हम जो है एक काम करते हैं, खाने का समय है, सब चीज़ का, यानी बहुत कुछ हमें अच्छा लगा। हमारे कहते हैं कि मेरा पिताजी भी फौज में था, तो यहाँ पर फौज में किसी चीज़ की कमी नहीं। हर तो यहाँ डॉक्टर भी बन सकता है और क्या कहते हैं वकील भी बन सकता, सब कुछ बन सकता है, मगर फौज में भी कोई कमी नहीं है। मैं तो जो आजकल की पीढ़ी है उनसे ज़्यादा प्रार्थना करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फौज ज्वाइन करें, हैं जी। इससे देश की सुरक्षा होगी, देश की सुरक्षा होगी, आपको इज़्ज़त मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। मेरी यही सबसे प्रार्थना है। और माताओं से भी मेरी प्रार्थना है। एक शायर ने लिखा है कि जननी जने सूरमा या योद्धा या सूर, इससे तो बांझ बली जो कहे गवा में नूर। लोग तो मरते भी हैं, जीते भी हैं, सब कुछ है। अब लोग कोई शराब पीकर मर रहा है, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, और कोई वैसे आपस में मोहल्ले में लड़ाई झगड़े से मर रहा है। मगर एक जो फौजी मरता है, शहीद होता है, तो उसकी जो बड़ी शान के साथ, दुख तो होता ही है, बड़ी शान के साथ उसकी जो है मैयत, उसकी जो है वो होता है फनरल, वो होता है, सेरेमनी होती है। और उसका गांव के कई देखा, गांव के जो है मेन उस पर उसका जो है स्टैचू लगता है, निकलते बढ़ते लोग उसको सलाम करते हैं, सलूट मारते हैं। तो पैसा तो हर बंदा कमा लेता है, मगर इज्जत, एक वीरता और एक जो है प्यार, वो एक फौजी को ही मिलता है। तो मेरे को सभी से प्रार्थना है, सभी से मेरा सजेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो योद्धा टाइप अच्छे लड़के हैं, वैसे तो सभी को योद्धा बनना चाहिए, तो वो जाकर उसको फौज में ज्वाइन करें और देश की सेवा करें, देश की रक्षा करें। यही मेरी प्रार्थना है। सर, आप हमारे शो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये थी कहानी हुकुमचंद जी की जुबानी। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।